आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1,03,700 करोड़ का बजट। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई अहम संकल्पों पर दिया जोर। दिल्ली बजट पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। आतिशी और आप नेताओं ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। पंजाब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। सीएम भगवत मान ने भुवनेश्वर में की घोषणा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे सुधारों पर की गई चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे नंगल। भाखड़ा नंगल डैम का दौरा कर कार्यप्रणाली का लिया जायजा। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आज दिल्ली का वार्षिक बजट पेश कर चुकी है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूं। वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूं। 1,03,700 करोड़ रुपए। पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में से क्रांतिकारी बदलाव का रोड मैप बताया और शिक्षा को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली की बेटियों और मेधावी छात्रों के लिए कई बड़े उपहारों की घोषणा की है। इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपए का विशाल आवंटन किया गया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा, ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण शिक्षा के माध्यम से हमने शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 19,148 करोड़ रुपए का फंड रखा है। ये खर्चा नहीं है, ये निवेश है। निवेश है हर छात्र, हर शिक्षक, उनके सपनों में निवेश है अध्यक्ष जी। और हमने पिछली सरकारों ने बातें तो बहुत की, स्कूल बिल्डिंग्स, पर उन्होंने टॉयलेट को भी गिन लिया कि ये मैंने कमरा बना दिया। और जबकि हालत ये है, सुन के हैरानी होगी आप सबको, दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम भी नहीं है। कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक रूम एक्स्ट्रा नहीं होता स्कूलों में कि किसी बच्चे को जाके वहां लिटाया जा सके। और दिल्ली में आज भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं। ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं हैरान रह गई। कह रहे जी एक बिल्डिंग में एक शिफ्ट में 2 स्कूल चलते हैं। 3 दिन एक स्कूल के बच्चे आते हैं और 3 दिन दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी दुहाई देते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं, गांव देहात में नहीं देखा जो देश की राजधानी दिल्ली में इन लोगों ने किया। हमने स्कूलों के भवन निर्माण के लिए इस साल 200 करोड़ रुपए रखे हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली बजट को लेकर आपके विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कहा कि 1 साल पहले बीजेपी सरकार ने इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन वो दिल्ली के लोगों के लिए एक भी काम पूरा नहीं कर पाए।
और इस मौके पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पालम में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और जब पहुंची भी तो उसके पास सीढ़ी तक नहीं था, इसलिए वो लोगों को नहीं उतार पाए और उनके पास सेफ्टी नेट भी नहीं था ताकि लोग कूदकर सुरक्षित बच सके। साल पहले बीजेपी सरकार ने इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। 1 साल में 1 लाख करोड़ के बजट से बीजेपी एक भी काम करने वाली सीढ़ी दे नहीं पाई दिल्ली वालों को। पालम अग्निकांड में 9 लोग मारे गए, अगर एक सीढ़ी होती तो वो लोग बच जाते। बीजेपी को शर्म नहीं आती है, खीर खा रहे हैं, तो शोक मनाना चाहिए। और यही कारण है कि ये हमारे विधायकों को सस्पेंड करते हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाए उसको चुप करा दो, उसको विधानसभा से बाहर निकालो। देखिए, पालम में 9 लोग एक परिवार के मारे गए। 1.5 घंटे तक चिल्लाते रहे बालकनी में कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। जो फायर ब्रिगेड पहुंची, पहले तो लेट पहुंची और उसके पास सीढ़ी नहीं थी, वो उनको उतार नहीं पाई। उनके पास जाल नहीं था कि वो लोग कूद पाए। लोगों ने कहा हम गद्दे बिछा देते हैं, साथ वाली दुकान गद्दे की दुकान थी, इन्होंने गद्दे नहीं बिछाने दिए और इस सरकार ने 9 लोगों की लगभग हत्या कराई है। और कल इस सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट में कहा गया कि कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोगों की मौत का दोषी उन्हीं को बताया गया कि उनकी दुकान के अंदर सामान था। क्या सामान था? आरडीएक्स था, पेट्रोल था, डीजल था, दुकान का सामान था। ये सरकार इतनी गिर सकती है, कोई सोच भी नहीं सकता था। और दिल्ली बजट पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज ये साफ हो गया है कि एक मुख्यमंत्री जो जमीनी स्तर से उठी है वो सच में समझती है कि जनता और संस्थाओं के बारे में कैसे सोचना है और उन संस्थाओं को कैसे मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दिल्ली नगर निगम को मजबूत करने का काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है। मैं सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज पता चल रहा है कि जब ग्राउंड से उठी जो सीएम है वो जनता के बारे में कैसे सोचती है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में कैसे सोचती है और कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाता है। दिल्ली नगर निगम को कैसे मजबूत का काम दिल्ली सरकार ने किया, वो वाकई बधाई के पात्र है। और आप देखिए कि 12,000 करोड़ के करीब उन्होंने हमें फंड दिया। मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ईरान इजराइल युद्ध के बीच लगातार विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और इसी कतार में दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी पॉलिटिक्स बन गई है, अभी एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज है और हमारी क्या पोजीशन है, कोई पोजीशन नहीं है, लोगों को इसका नुकसान होगा। और उन्होंने आगे कहा कि अभी केवल शुरुआत हुई है और अभी सभी चीजों में परेशानी होगी। अमेरिका और इजराइल को कहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी वही, अमेरिका इजराइल जो कुछ भी कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे। नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे, आप देख लेना। अब भुवनेश्वर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए यह टूर्नामेंट आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम होगा और बता दें कि तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। बड़ी खुशी की खबर सुनाउण लगे आज। कल रात ही इंडियन हॉकी फेडरेशन ਅਤੇ एशियन हॉकी फेडरेशन की प्रबंधकों नाल मीटिंग हुई है। दिलीप टिरकी जी जिहड़े प्रधान ने इस वक्त इंडियन हॉकी फेडरेशन के,
ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੋਲਾਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਪ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ खत्म हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने देर रात पंजाब के नंगल स्थित भाखड़ा नंगल डैम का दौरा कर इसकी कार्यप्रणाली और प्रबंधन का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और डैम के संचालन, जल प्रबंधन और तकनीकी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने नंगल में आयोजित स्वदेशी मेला और युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की लिखी किताब के लॉन्च पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये किताब सभी को पढ़नी चाहिए। मोदी सरकार सभी बेईमान लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है और सभी ईमानदार लोगों को जेल में डाल देती है। जिस तरह से बीजेपी चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीतती आ रही है, वो देश के लिए बेहद खराब है और अच्छा नहीं है। अभी संजय रावत जी की आज किताब अनलाइकली पैराडाइज रिलीज हुई है, जिसमें उन्होंने अपने जेल के दिनों के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्होंने लिखे हैं। सब लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। जिस तरह से मौजूदा मोदी सरकार के अंदर जो बेईमान लोग होते हैं उनको ये लोग अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं, और जो ईमानदार लोग होते हैं जो अपनी ईमानदारी पे डटे रहते हैं उनको ये लोग जेल में डाल देते हैं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करके ये चुनाव जीत रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। दिल्ली में एलपीजी संकट की खबरों पर टीएमसी सांसद कृति आजाद ने कहा है कि 3 चुनाव हुए हैं, एक 2019 में लोकसभा के लिए, दूसरा 2024 में और उससे पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव हुए थे और उन समय में भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिली थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कीमतें अचानक लगभग 20 से 25% बढ़ा दी गई। आगे इनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। 3 चुनाव हुए हैं, एक 2019 में हुआ था लोकसभा का, एक 2024 में हुआ, उससे पहले चुनाव कुछ राज्यों के हुए थे, उस समय भी कुछ ऐसी समस्याएं आई थी। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए इन्होंने एकदम से दाम 25% बढ़ा दिए थे। तो ये चुनाव तक रुके हुए हैं, और जहाँ तक मोदी जी हैं इनको बताना चाहिए यदि कोई समस्या नहीं है तो फिर इतनी लंबी लंबी लाइनें एलपीजी की क्यों लगी हुई हैं, लोग मर क्यों रहे हैं। 2,500-3,000 हज़ार रुपए तक में एक्स्ट्रा पैसे ये दे रहे हैं सिलेंडर के लिए। मोदी जी बोलते थे कि मंगलसूत्र खोल लेंगे, अब तो महिलाएं कह रही हैं कि हमने अपने कान के टॉप्स खोल दिए, गैस के सिलेंडर के लाइन में बैठे हैं पैसे लेकर, एक टॉप का भी 1 गैलन एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यह कम से कम 20 से 25% दाम बढ़ने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, ये सदैव किया इन्होंने, तो हरदम पीठ में छुरा भोंका है बीजेपी ने। इसके अलावा इन्होंने किया क्या है, जुमले मारते रहे। इनकी विचारधारा, इनकी सोच, मानसिकता कभी बदल नहीं सकती। जो 1925 में विरोध करते रहे आज़ादी की, वह आज भी देश में लोगों के विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुधारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल परिवहन क्षेत्र में कई पहल की गई है, जैसे यात्री कोचों को एनएमजी वैगनों में बदलना, लेकिन उद्योग जगत के फीडबैक के मुताबिक ऑटोमोबाइल कैरियर वैगनों की डिजाइन में समस्या है, जिसके कारण इस क्षेत्र में हिस्सेदारी केवल 25% ही रह गई है। आगे इनका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स हुए अभी हाल ही में। एनएमजी जो पैसेंजर
का जो कोच होता था उसको कन्वर्ट किया गया एनएमजी वैगन में, और नए काफी प्रयास हुए। उन प्रयासों के बाद में जब इंडस्ट्री से और फीडबैक लिया कि अभी भी इतने सब एफर्ट लगाने के बाद में भी केवल 25% पे क्यों है, तो इंडस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट एक फीडबैक दिया कि जो वैगन का डिजाइन है, जो ऑटोमोबाइल कैरियर का वैगन का डिजाइन है, उसमें मेजर इश्यू है। कैसे इश्यू है कि वैगन का डिजाइन या तो सिंगल स्टैक के लिए होता है या डबल स्टैक के लिए होता है। दूसरा, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जिसमें जो टनल का या ब्रिज का जो एसओडी कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस कहते हैं, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन को वो इन्फ्रिंज करता है, यानी उस ब्रिज में उसको जाना अलाउ नहीं है या उस टनल के थ्रू जाना अलाउ नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, तो उसमें रिफॉर्म किया कि वैगन के डिजाइन को स्टैंडर्डाइज करके और फ्रीडम दे दिया इंडस्ट्री को कि आप अपने हिसाब से, ये आपको सबको पता है कि आपके ओरिजिन कहां पर है। ओरिजिन हमारे मेजर ओरिजिन पॉइंट्स ही है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तमिलनाडु में और एनसीआर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में मिला के। और दिल्ली में नवरात्रि के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट पर सेंट्रल ट्रैफिक डीसीपी निशांत गुप्ता ने कहा है कि ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मियों को झंडेवालान मंदिर के आसपास तैनात किया गया है ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से चल सके। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। नवरात्रि शुरू होने के बाद से भीड़ काफी बढ़ गई है। के करीब पुलिसकर्मी ट्रैफिक की तरफ से झंडेवाला मंदिर के आसपास लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू चला सकें। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है। जब से नवरात्र चालू हुए हैं ये भीड़ करीबन 60-65 की थी हर दिन, जो कि संडे के दिन 1.5 लाख तक पहुंच गई थी, और परसों अष्टमी है, हमें उम्मीद है ये भीड़ भी 2-2.5 लाख तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए राउंड अबाउट रानी झांसी और कालकादास चौक पर डाइवर्शन दिया गया है हैवी व्हीकल्स का और बसेस का। जरूरत पड़ने पे इन सभी व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जाएगा, जो हनुमान मूर्ति के सामने से होके अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में पब्लिक से भी रिक्वेस्ट की गई है कि रानी झांसी रोड को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का आना जाना रहेगा। पब्लिक से हमारी दरख्वास्त है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जो पैदल का पथ बना हुआ है उसी पथ को इस्तेमाल करें, सड़क पे ना चलें, और जो भी लोग अपनी गाड़ी से आते हैं वो जो पार्किंग स्पेसेस डेजिग्नेटेड दी गई हैं वहाँ पर लगाएं। झंडेवाला मंदिर के पास में डीडीए का पार्क है, वहाँ करीबन 400 गाड़ी, फ्लैटेड बेड फैक्ट्री पे 200 गाड़ी, डीडीए का जल बोर्ड का ऑफिस है और सीएल बल्ला स्कूल है, ये सभी पार्किंग डीबीजी रोड पर है। लोग वहाँ पे अपने फ्री में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पब्लिक सड़क पे गाड़ी पार्क ना करे। पंजाब के भंडारण अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि मौत के कारणों की पूरी तरह से स्पष्टता से पता चल पाए, और मामले की जांच पुलिस और संबंधित अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। हाँ ठीक है, पूरी पोस्टमार्टम होने जा रहा है, बिल्कुल होने जा रहा है। आप देख रहे हो पोस्टमार्टम के लिए एम्स की टीम आई है और भी नहीं, हमारे अपने ही डॉक्टर हैं सारे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनकी वीडियोग्राफी भी होगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में ही होगा। और आपकी कौन कौन सी मांग है? हमारी मांग सिर्फ एक ही है, सीबीआई की जांच और निरपेक्ष जांच हो जाए और परिवार को इंसाफ मिले। भाई नेम 3 जनों पर पर्चा पर गिरफ्तारी अभी तक भुल्लर जी की हुई है, ना ही उनके फादर साहब की हुई, ना ही उनके पीए की हुई है। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया हुआ है कि उसकी जो गिरफ्तारी है जल्द हो जाएगी, और जब बुल्लर, हमको भी इसी की ज़्यादा था, इसी का था कि ये पकड़ा जाएगा फिर दूसरे भी पकड़े जाएंगे। हमारी मांग है, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं ना सीबीआई की जांच और सभी दोषी पकड़े जाएंगे। अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम की बात कर बिल्कुल कर दिया जाएगा। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल आर्थिक रूप से संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फैसले हिमाचल सीएम को सोच समझकर लेने चाहिए। आगे उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाई में है, संकट में दो राय नहीं, लेकिन फैसले मुख्यमंत्री को सोच समझ करके लेने चाहिए।
एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा दिया बाहर की गाड़ियों पर, और अल्टीमेटली उसके रिपरकशन ये हुआ कि पंजाब में उन ने फैसला ले लिया कि हम भी हिमाचल की गाड़ियों में टैक्स लगाएंगे। हमको तो पंजाब में कई जगह में से जाना पड़ता, अब उसको रिव्यू करना पड़ रहा है हिमाचल को। और एक फैसला और, पिछले कल जो एक एक्ट ला करके उन्होंने पास कि विडो के नाम से, ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। आप ऑर्फन के नाम से पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। आप विडो के नाम पर पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। ये कोशिश कभी नहीं। और ललितपुर के NH-44 हाईवे पे रात में चल रहे ट्रक में अचानक आग लग गई और आग के अज्ञात कारणों से फैलने पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान हानि नहीं हुई है और बता दें कि यह हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के केलागुआ ओवरब्रिज के पास हुआ है। और ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र के ककरा गैंग ने कपड़ा व्यापारी के बेटे के साथ बंदूक की नोक पर मारपीट की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हमलावर लूटपाट के इरादे से अवैध हथियार लेकर आया था और पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। क्या मामला है? रात में मामला है, दुकान पे मारा पीटी का गाड़ी है। कुछ लड़के आए रात में की दुकान पर मारपीट की, हत्या लहराए। जागलो थाने में एप्लीकेशन तो की है, एप्लीकेशन दी है रात में। पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, पुलिस की कार्रवाई कठोर रवैया है, कठोर कार्रवाई की हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनका कार्रवाई। महोबा के हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से जबलपुर जा रही महाकौशल एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक अज्ञात युवक असंतुलित होकर गिर गया। गिरने से उसका हाथ और पैर कट गए और रेलवे पुलिस ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालात में हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के कारण ट्रेन कुछ देर स्टेशन पर रुकी रही। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने के निर्देशन में खालापार, सिविल लाइन, शहर और कोतवाली और नई मंडी थाना क्षेत्रों में मस्जिदों के 30 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए। प्रशासन ने उच्च न्यायालय और शासन के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है। अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए, जो कि मानकों के हिसाब से जो आवाज़ नहीं थी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो आवाज़ निर्धारित की गई है, उससे उस परिदृश्य में 34 के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा कुछ के वॉल्यूम कम कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि इसमें जो भी ऐसे लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि लोग स्वयं जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। इसमें कोई ऐसा वॉल्यूम या कोई प्रदूषण की स्थिति न पैदा हो जिससे कि उस पर खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। बाकी इसमें जो भी समय समय पर मॉर्निंग में और इवनिंग में चेक करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रही है और रहेगी। जहां से पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला थाना को तत्वाधान में रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया और सहायक पुलिस अधीक्षक अरीबा नुमान ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। बता दें कि शहर के जेल चौरा और इलाइट चौरा मार्ग से निकली है और इस रैली में महिला आरक्षियों ने हिस्सा लिया और महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश आम जन तक पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/3/2026 जनपद में चल रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें लगभग 100 महिला आरक्षियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था जन जागरूकता बढ़ाना और मिशन शक्ति के अंदर महिलाएं किस तरह से लाभ उठा सकती हैं ये बात उन तक पहुंचाना। झांसी पुलिस समय समय पर इसी तरह से विशेष अभियान चलाती रहेगी मिशन शक्ति के अंदर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।